Good morning, students. Today we talk about the Fraunhofer diffraction at double slit. So before discussing Fraunhofer diffraction at double slit, you have to need also study the Fraunhofer diffraction at single slit. आप लोगों को Fraunhofer diffraction at double slit को पढ़ने से पहले Fraunhofer diffraction at single slit पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि आप हमारे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। Fraunhofer diffraction at a single slit का जो डेरिवेशन है वो इस डेरिवेशन से टोटली लिंक है। जो कुछ उसमें हुआ था वो इसमें भी हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा हुआ है क्योंकि उसमें हमने एक सिंगल स्लिट ली थी, इसमें हमने एक डबल स्लिट और बढ़ा दी है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब दूसरी स्लिट को हमने बढ़ाया है तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल स्लिट हो गया। बाकी हम देखते हैं इसमें क्या किया है हमने प्रोसेस को, जो हमने फिगर में यहाँ पे बनाया हुआ है सेम थिंग हमने क्या किया, उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिगर में क्या किया है हमने। यहाँ पे हमने दो स्लिट ली है इक्वल विड्थ की, दोनों की जो विड्थ है वो स्मॉल है। पहले स्लिट को S1 कह दिया, दूसरी स्लिट को S2 कह दिया है। हमने यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लिया है। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए लिया है क्योंकि जो लाइट डिफ्रैक्ट होकर पास हो रही है वो फैले ना, वो एक डायरेक्शन में हो जाए, उसका फोकस जो है वो P पॉइंट पर इजिली एक डायरेक्शन में आ जाए। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमने इस कन्वर्जिंग लेंस को लिया है। एक फोटोग्राफिक प्लेट ली है जहां पे हमारा जो डिफ्रैक्टेड लाइट जाती है P पॉइंट पे मिलती है, जहां पे जो पैटर्न बनता है उसको हमें पैटर्न को कैप्चर करने के लिए एक हमने इस फोटोग्राफिक प्लेट ली है वाई डैश। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में क्या डिफरेंस है। सिंगल स्लिट में हमारी जो लाइट रे थी वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्रैक्ट हो रही थी, यहां पे हमने डबल स्लिट ली है। पॉइंट नोट करिएगा, डबल स्लिट लिए तो क्या हुआ, पहला तो हमारी लाइट डिफ्रैक्ट हुई है इस स्लिट से और दूसरी स्लिट से भी लाइट डिफ्रैक्ट हुई है, और दोनों जो रे हैं वो P पॉइंट पे मिली हैं। एंड यू ऑल नो वेरी वेल व्हेन टू रेज आर सुपर इम्पोज्ड देन इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म। दैट मीन्स यहां पे दो फिनोमेना हुए हैं, पहला तो डिफ्रैक्शन और दूसरा इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू passing through the edge of slit and interference due to the superimposed of both ray at the point P। तो यहां पे हमें एक एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ना है, कौन सा, इंटरफेरेंस का। तो सिंगल स्लिट में सिर्फ और सिर्फ लाइट डिफ्रैक्ट हो रही थी, यहां पे लाइट क्या हो रही है, डिफ्रैक्ट भी हो रही है और इंटरफेरेंस फिनोमेना भी हो रहा है। तो यहां पे दो फिनोमेना है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑल्सो। तो देखिए हमने यहां पे क्या किया, लेट अस कंसीडर टू नैरो स्लिट S1 S2 एंड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज A। दो स्लिट है S1 S2, दोनों की जो विड्थ है वो स्मॉल है एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज स्मॉल b, और दोनों जो स्लिट में जो डिफरेंस है वो है स्मॉल b। इनिशियली सेकेंड वेवलेट्स आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम S1 एंड S2 एंड गेट डिफ्रैक्टेड। अब सेकेंडरी वेवलेट इसलिए बोल दिया है क्योंकि हमारी जो लाइट रे है वो S1 से पहले हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहां से लाइट जब डिफ्रैक्ट हो रही है तो डिफ्रैक्ट होने के बाद उसमें कुछ चेंज होगा, तो उसको हमने सेकेंडरी वेवलेट बोल दिया है। बोथ सेकेंडरी डिफ्रैक्टेड वेवलेट्स आर मीटिंग एट द पॉइंट P, और दोनों जो डिफ्रैक्टेड रेज हैं वो P पॉइंट पे मीट करती हैं। दस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस अकर्स, जैसा कि अभी हमने बोला था, डिफ्रैक्ट हुआ है S1 S2 से लाइट का, और जब वो P पॉइंट पे मिली है तो इंटरफेरेंस फिनोमेना हुआ है, जैसा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। दिस पॉइंट इज नोटेड टू बी हियर। Here we know that amplitude of each diffracted wavelets are A sin alpha upon alpha। अब देखिए सिंगल स्लिट में हम इस एम्पलीट्यूड को पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। हम पहले वाले डेरिवेशन का दिमाग में पूरा यूज करेंगे उसका, और यहाँ पे इसको डायरेक्ट हमें पहले ही पता है तो इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे रिमाइंड कर लेंगे कि इसका भी एम्पलीट्यूड सेम वही होगा और इसका भी एम्पलीट्यूड सेम वही होगा, जहां पे अल्फा की जो वैल्यू है वो पाई है साइन थीटा अपॉन लैम्डा, जो पहले ही हमने कैलकुलेट कर ली थी पहले डेरिवेशन में, आप लोग देख सकते हैं। Now from figure the path difference between both the secondary wavelets। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स हैं S1P और S2P, इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो आप देख लीजिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है थीटा एंगल से। तो अब हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। या आपको पता होगा कि पाथ डिफरेंस के लिए क्या हो, अगर कोई बड़ा है और कोई छोटा है, बड़े में से छोटा घटा देंगे तो आपको पता है इजीली डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये वाली जो रे है वो इससे कितनी ज्यादा है, वो S2 के ज्यादा है, तो पाथ डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, S2 के। अब इन ट्रायंगल S1 S2 के इस वाले ट्रायंगल में हमने साइन थीटा इज इक्वल टू निकाला है। यहाँ पे आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो किया है हमने इजिली यहाँ पे, तो थीटा को कैलकुलेट कर लिया है। Here the phase between both the wavelets are as, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों रेज में जो फेज डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इस इक्वेशन को रिमाइंड करना है। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा। फर्दर प्रोसेस में क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमारा अभी इक्वेशन में पुट करने के बाद जो फेज आया था वो आया था 2 पाई अपॉन लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा। इसको हमने 2 बीटा कह दिया है, मान लिया है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहाँ पे 2 बीटा माना है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। 2 बीटा को इक्वेशन नंबर 5 में जब पुट करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 बीटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास हमने फेज तो निकाल लिया है, अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एम्पलीट्यूड निकालना। किसका एम्पलीट्यूड? डिफ्रैक्टेड रेस का एम्पलीट्यूड। तो हमें सिंगल क्लिक में पहले कैलकुलेट कर लिया था, वहीं से हमने स्टार्ट किया था कि डिफ्रैक्टेड रेस का एम्पलीट्यूड हमें पहले पता था। लेकिन अब हमारे पास एक फिनोमेना और बढ़ा हुआ है, वो है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस जो होने के बाद जो रे हमारी आई है रिजल्टेंट रे, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? डिफ्रैक्टेड रेस के एम्पलीट्यूड पे। तभी हमने डिफ्रैक्टेड रेस के एम्पलीट्यूड से ही शुरुआत करी है इस डेरिवेशन में। तो Here for determining the amplitude be applying cosine theorem। अब देखो यहाँ पे एक प्रोसेस है हमने यूज किया है, यहाँ पे ये सिंपल कैलकुलेशन है। इस फिगर के थ्रू हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट रे है उसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेंगे आफ्टर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट P। जो पहले फिगर था फिगर 1, उससे हमने इस फिगर को कैप्चर किया है। हमने जो फेज निकाला है वो 2 बीटा, हमने इसको मान लिया है फेज। अब आपको पता है ये पूरा 180 हुआ, ये वाला हो गया 180 माइनस डेल्टा। ये वाली एक रे है, एक रे ए है, 2 रे है, ये 2 रे मिलकर आपकी क्या बनाती है, रिजल्टेंट रे बनाती हैं। दोनों का एम्पलीट्यूड ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा है। कोसाइन थ्योरम जो होती है वो होती है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर माइनस 2 ओ एन डॉट एन एम कॉस ओ एन एम, कॉस एंगल ओ एन एम। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले एंगल की जगह पे वैल्यू को पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू ओ एन की वैल्यू को यहां से पुट कर देंगे, एन एम की वैल्यू को भी हम पुट कर देंगे। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपको पता है कॉस 180 माइनस डेल्टा क्या होता है, माइनस डेल्टा। यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे माइनस को, इस पूरे को कॉमन ले लेंगे। जब 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका 1 प्लस कॉस डेल्टा बच जाएगा। अब आपको पता है डेल्टा इज इक्वल टू 2 बीटा होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पुट कर देंगे, कॉस 2 बीटा होता है। कॉस 2 बीटा का फॉर्मूला हम लगा देंगे, यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। दैट मीन्स हियर वी इजिली कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव आफ्टर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। सो हमने यहाँ पे क्या किया, जो रिजल्टेंट रे हमारी फोटोग्राफिक प्लेट पे आई है, डिफ्रैक्शन होने का जो इंटरफेरेंस हुआ, उसके बाद जो एम्पलीट्यूड हमारा आया है रिजल्टेंट रे का, उसका एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पे ए आ गया है फोटोग्राफिक प्लेट पे। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पता है तो आप इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यू ऑल्सो नो वेरी वेल द इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट रे ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। अब आपको यहाँ पे फिर से मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंडीशन को फाइंड करना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंडीशन को फाइंड करने के लिए कहां से हम फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी से ही। अब देखिए इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 पैटर्न हुए हैं, 2 फिनोमिना हुए हैं, पहला डिफ्रैक्शन, दूसरा इंटरफेरेंस। तो इस इंटेंसिटी में साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है डिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल। किसके लिए, डिफ्रैक्शन के लिए। और जो कॉस स्क्वायर बीटा जो एक्स्ट्रा टर्म आया है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इंटरफेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि यहाँ पे कितने फिनोमिना हुए हैं, 2 फिनोमिना हुए हैं। फिर से आप लोग देखिए एक बार, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन इक्वेशन डी साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न। किसके लिए, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये आपको याद रखना है। एंड कॉस स्क्वायर बीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न। किसके लिए, इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, ऐसा कि हमने अभी देखा था इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर डी में, हेयर फ्रॉम द डिपेंडेंसी ऑफ इंटेंसिटी आर एज फॉलोज। जो डिपेंडेंसी है इंटेंसिटी वो किस पर डिपेंड कर रही थी, पहला तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये किसके लिए, ये क्या देता है हमारा, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न का। और जो कॉस स्क्वायर बीटा गिव्स द डायरेक्शन
मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। ये किसका मैक्सिमा देगा? इंटरफेरेंस पैटर्न का देगा। ये भी मिनिमा देगा, लेकिन दोनों का मिनिमा जो होगा वो सेम होगा, तो मिनिमा को हम फाइंड नहीं करेंगे। दोनों का मैक्सिमा अलग अलग होगा, डिफ्रैक्शन का मैक्सिमा अलग होगा और इंटरफेरेंस का मैक्सिमा अलग होगा। मिनिमा दोनों के सेम होंगे, तो हम इसके लिए मिनिमा की कंडीशन को फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ मैक्सिमा की कंडीशन को देखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात आपको याद रखनी है, मैं फिर से कहूंगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड कॉस स्क्वायर बीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा को एक बार जीरो कर दिया। जब जीरो किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन आ गई है, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन प्लस माइनस एम पाई, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। कुछ वैल्यू को यहाँ पे कट किया है, सिंपल किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है। ए साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा यहाँ पे आपका आ गया है। अब देखिए ये फिगर कैसे ड्रॉ हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जो एम्पलीट्यूड का इनिशियल पार्ट है, जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है, वो आपका क्या देगा? वो आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा देगा। तो ये साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये आपका क्या है? ये आपका क्या था? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था। और ये जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, ये आपका आई किसके इक्वल होगा? आई नॉट के इक्वल होगा। तो ये आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो मिनिमा की कंडीशन है वो क्या होगी? पहले तो पाई पे मिनिमा आएगा। आपको पता है कि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ऐसे क्या होगा? 2 पाई क्या होगा? 0। ऐसे क्या होगा? 3 पाई 0। दैट मीन्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एम दिस गिव्स द डिफरेंट मिनिमा। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। ऐसे ही निगेटिव साइन के लिए भी होगा, दोनों तरफ आइदर साइड ऑफ ओ वी गेट द मिनिमा एंड दिस गिव्स द प्रिंसिपल और सेंट्रल मैक्सिमा। आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपका क्या होगा? डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए तो हमने इसको पढ़ लिया है। अब इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए हमने क्या देखेंगे? यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। हमने आपको क्या बताया था? इसकी सिर्फ हम मैक्सिमा के कंडीशन को देखेंगे, क्योंकि मिनिमा 0 पे होता है, वो सबके लिए एक ही जैसा होगा, तो उसके लिए हम मिनिमा कंडीशन फाइंड नहीं करेंगे। और आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि अगर ये 0 होगा तो कॉस स्क्वायर बीटा 0 नहीं होगा, ये 1 होगा, नहीं तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। डी वाली आप लोग देख लेना जरा उसमें। तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 पुट किया हमने यहाँ पे, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया यहाँ पे। आपको पता है कॉस की जो वैल्यू है वो -1 कब होती है, +1 कब होती है? +1 कब होती है? जब हमारी कॉस की वैल्यू 1 कब होती है और -1 कब होती है, ये आप लोग जानते हैं। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई हो गया आपका यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस एन पाई। ये जो कंडीशन आई हुई है, अब आपको बीटा इज इक्वल टू, हम लोग शुरुआत में ही हमने इसको कंसीडर किया था, पिछली डेरिवेशन में भी इसका यूज किया था, वहीं से हमने डायरेक्ट इसका यूज किया है। इसको फाइंड नहीं किया यहाँ पे क्योंकि ये सिंपल है, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पुट किया है, तो आपका आ गया a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न की मैक्सिमा की जो कंडीशन आई है, मैक्सिमा कब होगा? जब हमारा क्या होगा? पहला तो पाई पे मैक्सिमा होगा, दूसरा कब होगा? यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे 2 पाई पे, ऐसे अगर 3 पुट करेंगे 3 पाई पे, ऐसे ही 4 पे पुट करेंगे तो 4 पाई पे मैक्सिमा होगा। ऐसे ही माइनस के लिए हमारा मैक्सिमा होगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमने क्या किया कि दिस केस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड दिस पार्ट कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 गिव्स द मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। This is the condition of maxima of the interference pattern on the photographic plate and this is the condition of the diffraction pattern on the photographic plate। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ है। ये आपका यहाँ पे दे रहा है मिनिमा, किसके लिए मिनिमा दे रहा है? डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा था। तो इस फिगर से आपको पता चला, फिगर 3 से, ये आपको क्या दे रहा है? मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ। ये सेंट्रल मैक्सिमा दे रहा है, उसके बाद मिनिमा दे रहा है। ऐसे ही ये वाला जो है ये मैक्सिमा आपका, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। अब मिसिंग ऑर्डर क्या होता है? एक पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, मिसिंग ऑर्डर क्यों आया? आपका क्या था, जब सिंगल स्लिट थी तो कोई भी मिसिंग ऑर्डर हमने वहां पे आपको कैलकुलेट नहीं करवाया, क्योंकि वहां पे कुछ मिस हो ही नहीं रहा था। अब यहाँ पे हमने 2 स्लिट ली हैं, 2 स्लिट जब ली है तो उनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा, हमने यहाँ पे स्मॉल बी कंसिडर किया है। तो उस स्मॉल बी डिफरेंस के कारण वहां पे क्या होगा, कुछ लाइट जो है वो आपकी मिस कर जाएगी। जब मिस कर जाएगी ड्यू टू द बिट सेपरेशन ऑफ ईच स्लिट, ड्यू टू द सेपरेशन बिटवीन द ईच स्लिट, जो V है उसके कारण आपका यहाँ पे कुछ ऑर्डर मिस होगा। किसका? फ्रिंज का। किसका? इंटेंसिटी का। किसका? मैक्सिमा और मिनिमा का भी। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है कि वो डिपेंड किस पे करेगा? V पे।
और ए पे भी डिपेंड करेगा। तो सिंपल है, आपने क्या किया यहाँ पे, इसमें देख लीजिए हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को जो है ई वाली जो इक्वेशन है और एफ वाली जो इक्वेशन है उन दोनों का यूज किया है और डिवाइडिंग एफ बाई ई, तो आप लोग देख सकते हैं आपको डिवाइड कर दिया है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, आपका आ गया ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू एन अपॉन एम आ गया है। दिस इज द कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर, ये आपकी मिसिंग ऑर्डर की कंडीशन है। देखो अभी मैंने आपको बोला था ये कब आया, जब हमारा सेपरेशन आया बी, 2 स्लिट के बीच में। अगर हम 3 स्लिट का यूज करेंगे तब भी मिसिंग ऑर्डर आएगा, 4 स्लिट यूज करेंगे तब भी मिसिंग ऑर्डर आएगा, डॉट 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 एन स्लिट अगर यूज करेंगे तब भी मिसिंग ऑर्डर आएगा। अगर सिंगल स्लिट यूज करेंगे तो मिसिंग ऑर्डर नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ दिस मिसिंग ऑर्डर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन बिटवीन द ईच स्लिट। ये कंडीशन आई है, दिस इज द कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर। अब हमने यहाँ पे सिंपल एक बार मान लिया कि अगर जो सेपरेशन है स्लिट का वो विड्थ के इक्वल है, तो आपका मिसिंग ऑर्डर का जो कंडीशन है वो क्या होगी, वो इस तरीके से होगी। अब क्या हुआ, फिर से हमने कहा है कि m इज इक्वल टू, इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं तो मिसिंग ऑर्डर आपका कौन सा होगा, 2 4 6 8 वाला आपका ऑर्डर क्या होगा, वो मिस होगा। ऐसे ही इफ v इज इक्वल टू 2a, अगर v इज इक्वल टू 2a हमने पहले a माना है, अगर उसकी जो विड्थ है, विड्थ का डबल अगर सेपरेशन के इक्वल है, तो आपका जो मिसिंग ऑर्डर कंडीशन होगी वो n इज इक्वल टू क्या होगी, 3m होगी। सिंपल है, m इज इक्वल टू अगर 1 2 3 होगा तो मिसिंग ऑर्डर आपका क्या होगा, यहाँ पे पुट करके आप देख सकते हैं 3 6 9, दिस ऑर्डर विल बी मिसिंग ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हमने डिफ्रैक्शन, फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन एट अ डबल स्लिट को पढ़ा है। फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन एट अ डबल स्लिट में आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं, पहला डिफ्रैक्शन होता है, दूसरा इंटरफेरेंस भी होता है, उसके बाद इसमें मिसिंग ऑर्डर भी होता है। मिसिंग ऑर्डर क्यों होता है वो भी हमने यहाँ पे देखा, ड्यू टू द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट मिसिंग ऑर्डर आता है। मिसिंग ऑर्डर की कंडीशन को फाइंड करने के लिए हमने इस कैलकुलेशन का यूज किया है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट प्रोसेस है मिसिंग ऑर्डर को फाइंड करने के लिए। हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से किया है, तो आप लोग इस तरीके से कर लेंगे, बहुत ज्यादा इजी है। सो